फिर भी आज मैं दे रहा हूँ संक्षिप्त में कि अनीता रश्मि का जन्म 25 अप्रैल को हुआ है। प्रथम लघु उपन्यास उन्होंने 19-20 की उम्र में ही लिखी थी, जब 20 उम्र की थी तभी। और दोनों उपन्यास उनका पुरस्कृत भी हुआ है। सामाजिक सरोकारों से युक्त 6 कथा संग्रह सहित 14 पुस्तकें उनकी प्रकाशित है। विशेष रूप से जनजातीय जीवन पर आधारित रचनाओं पर उन्होंने बहुत काम किया है। हंस दलित विशेषांक, जनसत्ता दीपावली विशेषांक, ज्ञानोदय झारखंड विशेषांक, 3 बार लोकमत उत्सव विशेषांक, विश्व गाथा कहानी कथा विशेषांक, लेखनी नेट कहानी विशेषांक सहित प्रमुख पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती रही है। और उन्होंने डायमंड बुक्स कथामाला के अंतर्गत 21 श्रेष्ठ नारी मन की कहानियाँ जो झारखंड की है उसमें भी शामिल हैं। और शैलप्रिया स्मृति सम्मान, इंडिया नेट बुक्स कथा रत्न सम्मान, सर्वभाषा त्रस्ट कथा स्मृति सम्मान, तमाम सम्मानों से वे विभूषित हैं। एक बार में मैं अगर कहूँ तो वे साहित्य की समस्त विधाओं के सिद्धस्त लेखिका हैं। हम उनका आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज वैसे तो हमेशा हमारे मंच पर आती रही हैं अध्यक्ष के रूप में, आज फिर हम उन्हें अपने बीच पाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और आज की अध्यक्षता वो करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रथम सत्र में एक रचना अध्यक्ष का पहले रचनाएं सुनते हैं, 2-3 रचनाएं, और उसके बाद फिर हम अन्य रचनाकार जो उपस्थित होते हैं उनकी एक लोक कथाएँ सुनते हैं। और उसके पहले हम लोक कथा के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह भारत पाकिस्तान युद्ध का तनाव, घर में बीमारी और शादी ब्याह की व्यस्तता के आदि के बावजूद 2 दर्जन से अधिक रचनाकारों ने अपनी सक्रियता बनाए रखा। अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत जो हमारा लोक कथा सप्ताह भर चला, मुझे लग रहा था कि शायद 2-4 लोग ही आएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने उत्साह दिखलाया। और इस लोक कथा सप्ताह में जिन लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं भेजा उनमें अनिल सुर आज़ाद, अनीता रश्मि, बालेश्वर गुप्ता, जयंत सिद्धेश्वर, अपूर्व कुमार, पुष्पा पांडे, गोपाल सिंह हांगकांग से, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, सुनीता श्रीवास्तव, निर्मल कुमार डे, नीलम नारंग, राकेश नामित, प्रभात धवन, इंदु उपाध्याय, सुषमा सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार, ज्ञानदेव मुकेश, अनीता मिश्रा सिद्धि, निर्मला कर्ण, विद्या कुमारी मौर्य, मानसी शरद, राम कुमार घोटर, वर्षा अग्रवाल, अनीता पांडा, दिव्याश्री, अनिल जैन, रशीद गौरी, मीरा सी मीरा, ये तमाम नाम है जिन्होंने अपनी लोक कथाओं को भेजा और जिनकी चर्चाएं सप्ताह भर होती रही। 1-2 नाम छूटा हो तो हम क्षमा चाहेंगे। विनोद प्रसाद, विज्ञान व्रत, रेणु गुप्ता, नेतराम भारती, जीनत, नरेंद्र कुमार, मुरारी मधुकर, शंकर मान सिंह, सरक भगवान सिंह, संजय लाल चौधरी, मंजुला सिंह, राजप्रिया रानी, रचना शरण, अरविंद कुमार मिश्रा, ऋचा वर्मा आदि ने इन रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया भी सप्ताह भर देती रही। यह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम मतलब कि एक पाठशाला की तरफ चलता रहा, लोग एक दूसरे को सुझाव देते रहे। और अनीता रश्मि जो अध्यक्ष रही सप्ताह भर, आज वह हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन की अध्यक्ष हैं। और इसके बाद मैं आपको बतला दूं कुछ बात मैं करना चाहूँगा लोक कथा के बारे में। मात्र 5 मिनट समय लेंगे, क्या कि जब लोक कथा सम्मेलन है तो कुछ लोक कथा के बारे में चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, विश्व साहित्य में श्रेष्ठ बनने की दशा में है लोक कथा विधा। हिंदी साहित्य में आज सबसे अधिक चर्चित और पठनीय विधा यदि कोई है तो वह लघु कथा है। समय का बहाना बनाकर साहित्य से दूर भाग रहे पाठकों को अपनी ओर खींचने में लघु कथा कामयाब साबित हुई है। बोझिल कविताओं से वैसे ही पाठक दूर भाग रहे हैं। कविता के नाम पर आज मुखछंद कविता पढ़ने वाले पाठकों की संख्या भी नगण्य होती जा रही है। आम पाठक तो दूर, समीक्षक, आलोचक और स्वयं कवि भी अपनी कविता छोड़कर दूसरे की कविता पढ़ना नहीं चाहते हैं। यदि उसके कोई कवि मित्र मुफ्त में अपनी पुस्तक दे दे कविता की तो वे सिर्फ घर के निजी पुस्तकालय की शोभा बनकर रह जाती है। तो सोशल मीडिया पर भी सिर्फ गज़ल, आज़ाद गज़ल, गीत आदि ही अधिक पढ़े जा रहे हैं। लंबी कहानी पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत कम है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर साहित्य पढ़ने के नाम पर लघु कथाएं ही
मैं इतना जिक्र इसलिए किया कि मैं बताना चाहता था कि लघु कथा आज सर्वाधिक प्रासंगिक विधा बन गई है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर साहित्य पढ़ने के नाम पर लघु कथाएं ही अधिक पढ़ी जा रही है। इससे लघु कथा सृजन के प्रति आज के समकालीन लघु कथाकारों को और अपने सृजन और अध्ययन के प्रति ईमानदार और मेहनत होने की जरूरत है। आज शरद नारायण खड़े भी हमारे मंच में आ गए हैं। शरद नारायण खड़े जी बहुत दिन बाद आए हैं। निर्मला कर्ण भी जुड़ गई हैं। निर्मला कर्ण जी भी जुड़ गए। आप लोग समय पर जुड़िए, विलम्ब हो गया है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपनी डायरी पढ़ते हुए कह रहा था लघु कथा के संदर्भ में कि लघु कथा चूँकि आज सर्वाधिक लोकप्रिय विधा हो गई है, इसलिए लघु कथा सृजन के प्रति आज के समकालीन लघु कथाकारों को अपने सृजन और अध्ययन के प्रति ईमानदार, वफादार और मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से अधिक साहित्य रचनाएं पढ़ी जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि लोक कथाएँ ही ज़्यादा पढ़ी जाती है। यदि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, किंतु यदि मोबाइल और टीवी पर यदि आप कुछ देखना ही चाहते हैं और आपके पास फेसबुक, यूट्यूब पर नज़र दौड़ाने की फुर्सत तो है, लेकिन साहित्य पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तब भी आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर गीत गज़लों को पढ़ने और सुनते हुए लघु कथा को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि लघु कथा कम शब्दों में आपको अधिक प्रभावित करती है और चिंतन मनन करने के लिए मजबूर करती है। अपने छोटे आकार होने के कारण प्रभावित तो करती ही है, कम समय में आपको व्यक्ति, परिवार, समाज की ढेर सारी बातें बतलाते हुए एक नई सोच विचार के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करती है। लघु कथा के संदर्भ में हमारे एक साहित्यिक मित्र लवलेश दत्त ने बहुत खूब कहा है कि समय की मारामारी के काल में लघु कथाएँ तनाव से भरे मन को ठंडक प्रदान करती है। और इसी क्रम में कथा साहित्य में एक विधा है लघु कथा, और यह लघु कथा जहाँ अपने शिल्प में लघु आकार वाली होती है तो वहीं कथ्य में बहुत गहरी होती है। ऐसे ही एक लघु कथाएँ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सुनेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। निश्चित तौर पर यह बातें समकालीन लघु कथाकारों के लिए उत्साहवर्धन है एवं प्रेरक है, और ये सारी बातें उनके सृजन को शक्ति प्रदान करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम अपने सृजन के प्रति गंभीर होते हुए नई लघु कथा और लघु कथा के प्रति हम समर्पित हो, लघु कथा को एक दिशा दे, लघु कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास करें, यानी विश्व साहित्य में लघु कथा को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह हम सबको करना चाहिए। ये हमारी छोटी सी डायरी थी लघु कथा के संदर्भित। मुझे लगता है कि आप इन बातों से सहमत भी होंगे। अब इन बातों को यहीं पर समाप्त करते हुए हमारे मंच पर लगभग 1 दर्जन रचनाकार जुड़ गए हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का आरंभ हम करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय थे, और जैसे कि हमारी परंपरा है कि अध्यक्ष हमारी 3 लघु कथाओं का पाठ करेंगी, हम सुनेंगे। हम विशिष्ट अतिथि के रूप में भी किसी रचनाकार का नाम सुनते थे, लेकिन आज इस बार कोई किसी ने नाम नहीं। योगराज प्रभाकर जी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं क्या? लगता है किसी और काम में होंगे। आज हमारे रशीद गौरी जी बहुत दिन बाद मंच पर आए हैं। बहुत दिन बाद, मैंने कहा आते तो हमेशा है, लेकिन कभी उनका नेट काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी पता नहीं उनकी क्या क्या मजबूरियां होती हैं। आज सौभाग्य है कि वो हमारे मंच पर हैं और उपस्थित भी हुए हैं। हम आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हम रशीद गौरी जी को ही सामने लाना चाहेंगे, क्योंकि वे बहुत दिन बाद पकड़ में आए हैं, और हम चाहेंगे कि वे अपनी 2 लघु कथाओं का पाठ करें और उसके बाद हम अध्यक्ष जी की लघु कथा सुनेंगे। रशीद गौरी जी जो एक चर्चित हस्ताक्षर है, गीत, गज़ल, कविता सब कुछ लिखते हुए वे लघु कथा के प्रति भी समर्पित रहे हैं, और काफ़ी दिनों से उन्होंने लघु कथाओं पर अपनी कलम की आजमाइश करते रहे हैं। यह अलग बात है कि कोई रचनाएं साधारण हो, कोई रचनाएं बहुत अच्छी हो जाती है, यह तो सब रचनाकारों के साथ होती है। मैं आज चाहूँगा कि जो रचनाएं वो ये पढ़ना चाहें अपनी 2 लघु कथाओं के यहाँ पाठ करें, जिस पर हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी टिप्पणी देंगे। रशीद गौरी जी। सिद्धेश्वर भाई, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ, तो मेरी हाजिरी लगा ली जाए। हाँ, आपकी हाजिरी है, लेकिन मैं तो आपको सुनना चाह रहा था कि हम सोच रहे थे कि आपसे आरंभ हो। मैं केवल सुनूंगा, आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या कोई परेशानी है क्या?
हाँ, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ बेटे के साथ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपका प्रेम इतना है कि आप किसी भी व्यस्तता में आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम रशीद गौरी जी से निवेदन करें कि अपनी 2 लोक कथा का पाठ करें। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, हम भी आज सुनने के मूड में हैं, लेकिन चूंकि अब आपका आदेश हो गया है तो आपका आदेश सर आंखों पर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय अनीता रश्मि जी, आज की कार्यक्रम के प्रभारी ऋचा वर्मा जी और आज के संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर जी। मैं आज कहानियां, लघु कथाएं सुनने के हिसाब से ही उपस्थित हुआ हूं, लेकिन अब आपका आदेश हो गया है तो मैं एक लघु कथा आपके सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय योगराज प्रभाकर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस लघु कथा को सुने और अपनी बात रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिलहाल लीजिए, मैं आपके सामने अपनी एक लघु कथा पेश कर रहा हूं। उसका शीर्षक है कुछ अनकहा। दरवाजे पर सिर टिकाए गहरी उदासी में डूबी बेचैन माँ की आंखों में देर रात इंतजार की बेकरारी है। बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। उसे महसूस हो रहा था वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब से गुजर रहा है और उसके बोझ से वह प्रतिपल दबी जा रही है। माँ की ये बेचैनी और बेकरारी दिलो दिमाग को बेदार किए है। रात काफी गहराई थी, चारों तरफ घनघोर सन्नाटा पसर पड़ा था। साथ ही दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें खामोशी को चीरते हुए वातावरण को और अधिक भयावह बना रही थी। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वहां भीतर भी पहाड़ की तरह घने अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। निशब्द सन्नाटा। खुले पंखों वाली लड़की देर रात घर लौटी। उसके दोस्त अभी अभी उसे घर छोड़कर गए हैं। अरे तू अब लौटी है? इतनी रात गए, तुझे कुछ भी ख्याल नहीं है? बस बस मम्मी, अब सुबह बात करेंगे, प्लीज अभी मुझे सोने दो। बेटी के शब्दों ने माँ को बहुत कुछ अनकहा भी कह दिया। माँ की स्थिर पलकों के कोटरों में आंसू छलक आए। धन्यवाद। ये थी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद गौरी जी। आप चाहे तो एक लोक कथा और पढ़ सकते हैं यदि आपके पास अभी हो। अब अभी उपलब्ध नहीं है कि लघु कथा में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अनीता रश्मि जी से निवेदन करेंगे कि आलोचनात्मक आप सुझाव दे सकते हैं। ये लोक कथा आपको कहाँ तक प्रभावित की, कैसी है और आप इसे किस दर्जे में रखते हैं? सबसे पहले चाहेंगे आप उद्घाटन करते हुए आप 2 शब्द प्रकट करें और लघु कथा के संदर्भ में कुछ बातें कहें। लघु कथाएं आज विश्व भर में अगर अपना परचम लहरा रही है तो स्वाभाविक सी बात है, यह उसकी पहुंच है, उसकी संप्रस्तीयता है, पठनीयता है और वह कम में जो अधिक बात कहती है यही उसकी खासियत है जो लोगों को छू रहा है। और दूसरी बात जो समझ में मेरे आ रही है लोगों के भी, वह यह कि अब लोग लंबी चीजों को पढ़ना नहीं चाहते। एक कारण यह भी है, लोगों के पास वक्त वास्तव में कम हो चला है। जब अपने माता पिता के लिए कम हो गया है तो पढ़ने लिखने का जो संस्कृति है वो भी गुम गई है। लेकिन लघु कथाएं या क्षणिकाओं की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है। तो बहुत सारे पाठक वर्ग इससे नहीं जुड़ रहे हैं
जो अलेखक है वो भी लेखक बनने की ओर मुड़ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसके पीछे जो पुरोधा लोग लगे हुए लगातार लघु कथा को आगे ले जाने के लिए एकदम बिना किसी निस्वार्थ भाव से लगे हुए, यह भी एक बड़ा कारण है कि हमारी लघु कथा परचम लहरा रही और लोगों के दिलों को छू रही है। तो कई कारण में एक यह भी कि हमारे लगातार लगे हुए लोग हैं जो 70-80 के दशक से जिन्होंने काम शुरू किया था, उन्होंने काम बंद नहीं किया और उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो लघु कथा आगे विश्व में और भी लहराएगी परचम और सभी विधाओं को टक्कर देते हुए आगे बढ़ेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आपने जो बेकरारी शीर्षक आपने जो कहा लगभग वही बात थी जो हमने आज डायरी भी पढ़ा लघु कथा के संदर्भ में। मुझे लगता है कि हमारी डायरी आपको कहीं ना कहीं से प्रभावित की होगी। राशि जी की बेकरारी शीर्षक है ना? शीर्षक क्या था? कुछ अनकहा। कुछ अनकहा। मुझे तो इसमें मुझे लगता है कि जो आज के बिंदास बच्चे हैं, जिन्हें अस्वतंत्र चेता बच्चे हैं, उनकी कहानी है। घर में बुजुर्ग की जो स्वाभाविक चिंता होती है कि बच्चे देर से आए, खासकर लड़कियों के संदर्भ में, ऐसे समय में जब पूरा समाज भयभीत है लड़कियों को लेकर, तो स्वाभाविक है कि उसकी माँ भी चिंतित है। उस कथानक को उन्होंने उठाया है, लेकिन अंत में जो उन्होंने कहा कि बेटी अनकहा, वह कहने की जरूरत नहीं, वो तो शीर्षक में है। वह अगर पंक्ति बोलकर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। बेटी ने जवाब दिया है, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। एक तो कि उसकी जो भावना है कि वह किसी भी चीज को अब चिंता की हद तक नहीं ले जाती, उसका मन स्वतंत्र है, और दूसरी कि वह अगर भटक रही है तो उसको किसी की चिंता नहीं है, बुजुर्गों की नहीं। दोनों अर्थ ध्वनित हो रहे हैं, लेकिन इसमें अनकहा शब्द लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हुई। धन्यवाद। सिद्धेश्वर भाई, मैं एक कुछ कहूँ इस लघु कथा के बारे में, मुझे आज्ञा है? एकदम आपका अधिकार है, आज्ञा नहीं। रशीद गौरी जी, आपकी रचना में जो आपने कथा रस है बड़ा जबरदस्त है, कथा तत्व बड़ा जबरदस्त है, जो आपने उसका माहौल क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा लगा। आज की लघु कथा में इस चीज की कमी है, लोग बाग जो क्या है वो सपाट बयानी पे चले जाते हैं, रचना से कलात्मकता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपकी लघु कथा में सबसे बड़ी कमी क्या है? एक तो आपको अनीता जी ने बता दी कि वो अनकहा कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने जो कहा वो अनीता रश्मि समझ जाएंगी, सिद्धेश्वरी समझ जाएंगे, अनिल जी समझ जाएंगे, निर्मला जी समझ जाएंगी, मैं भी समझ जाऊंगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़वाएंगे ना जिसका साहित्य से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उलझ जाएगा। देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्रिया होती है। माँ की प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बेटी की क्रिया है वो कमजोर है। आप उसके या तो कदम लड़खड़ाते हुए दिखा दें, या उसके सांसों से आती हुई दारू की खुशबू दिखा दें, तो एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा। आपकी आवाज बड़ी क्लियर थी, इसलिए मैं चलती गाड़ी में भी सुन पाया। क्या बात है। वैसे मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, अगर संभव हुआ तो मैं फिर अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा। शक्ल नहीं, संभव हुआ तो आप अपनी एक लघु कथा भी सुनाइएगा। आप तो हमारे मंच में पहली बार लघु कथा पढ़ी भी थे, हम लोग चाहेंगे। सर, आप लोग हैं 150-200 लघु कथाएं, शब्दों की लघु कथा सुनने के आदि, और मैं 400-500 शब्दों से कम की लघु कथा लिखता नहीं हूँ। वो पढ़ने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सुनने में अच्छी नहीं लगती है। मैं क्षमा चाहूंगा, फिर भी मैं ढूंढूंगा अगर मुझे छोटी मिली तो। जी, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आरंभ ही बहुत बढ़िया हुआ है। योगराज प्रभाकर जी जैसे सशक्त हस्ताक्षर संपादक प्रकाशक हमारे मंच पर आए, और रशीद गौरी जो लगातार लिखते रहे, उनकी लोक कथाओं को लेकर उन्होंने सारगर्भित बातें कहा है, जिससे कि दोस्तों ये गोष्ठी जो है कुछ सीखने सिखलाने का भी मंच है। तो हम और कैसे और बेहतर लिख सकते हैं, यह सुझाव जब मिलता है तो इससे केवल हम और आप नहीं, इस मंच के माध्यम से जितने लोग देश भर में जो भी लोग देख रहे होते हैं, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलता है कि हम और बेहतर रचना कैसे लिख सकते हैं, रचना को और प्रभावकारी कैसे बना सकते हैं। तो हम योगराज प्रभाकर जी के प्रति भी हमारी बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें आज मुख्य अतिथि के रूप में ही स्वीकार करते हैं, और
आगे हम अनीता रश्मि जी ने जो टिप्पणी दिया, अध्यक्ष टिप्पणी दिया, वो भी काफ़ी ही सटीक रही। तो हम चाहते हैं कि रशीद गौरी जी को इससे लाभ अवश्य मिला होगा। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिद्धेश्वर जी एक छोटी सी बात और सुन लीजिए जी। ये परसों या उससे पहले दिन की बात है। मैंने एक लघु कथा लिखी और एक ऐसी लड़की से शेयर की जिसने लघु कथा मुझसे और रवि भाई से सीखी। ऐसी लड़की को मैंने अपनी लघु कथा दिखाई, उसने एक सुझाव ऐसा दिया, भाई साहब मैं हिल गया और मेरी लघु कथा में जान पड़ गई। क्या बात है। तो सुझाव लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मानना ना मानना लेखक की मर्जी है। जी जी। अनीता रश्मि जी मेरे स्वभाव से बाकी में, सिद्धेश्वर जी आप भी मेरे स्वभाव से बाकी। बिल्कुल। चलिए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनीता रश्मि जी से निवेदन करेंगे, जैसे कि हमारे प्रथम सत्र में हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी 3 लघु कथाओं का पाठ करेंगी और उस पर यदि टिप्पणी हमारे रशीद गौरी जी दे सकें या योगराज प्रभाकर जी दे सकें। योगराज प्रभाकर जी करें बहुत चलते हुए भी यदि दे सकें तो हमारी बड़ी कृपा होगी। अनीता रश्मि जी आप अपनी 3 लघु कथाओं का पाठ करें। उसके बाद जिस तरह से लघु कथाकार हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं उन सबकी हम एक एक लघु कथाएँ सुनेंगे। अनीता रश्मि जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। पहली लघु कथा है सफाई पसंद लोग। नीरव आज बिफर ही पड़ा। कहने से ज्यादा करने की जरूरत है। वे लोग सड़क पर कागज, पान के खोखे, प्लास्टिक बैग, सब्जी के छिलके क्यों डाल जाते हैं? उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है क्या? सब काम नगर निगम करेगा। नीरव अक्सर अपने हाथों से रोड पर झाड़ू लगाते, आसपास के बिखेरे गए कचरे को सामने ही रखे गए डस्टबिन में डाल आते। चिड़ियों को सपोरे में दाना पानी देने के बाद ही सुबह की चाय पीते थे। सब मना करते, आप इतने बड़े ओहदे से रिटायर होकर यह काम क्यों करते हैं? आपको शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? आज आखिर बिफर ही पड़े नीरव। प्रतिप्रश्न करने के बाद बिखरे कचरों से काले पड़ गए डस्टबिन के आसपास की ओर तर्जनी उंगली उठा दी। सचेत करती उठी उंगली की ओर सबने देखा। अपने घरों को बेहद साफ रखने वाले फिर से डस्टबिन के बाहर ही बुहारन फेंक गए थे। अब उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते सुअरों के जिम्मे आ पड़ी थी। धन्यवाद। और पढ़िए 2 लोक कथाएं। आपको 3 लोक कथाएं पढ़िए। किताब से पढ़ी हूँ थोड़ा। जी जी। एक मिनट। हाँ, एक है गिरने दो। शिल्पी अपने बच्चों के लिए खूब प्रोटेक्टिव थी। उसे हमेशा लगता टिक्कू को कुछ ना हो जाए, स्वीटी बाहर निकलने पर कहीं फंस ना जाए। बस तमाम तरह के बंधन, ढेरों हिदायतों की पोटली, काम के सिवा कभी फ्लैट के बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी। बच्चे वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल चैटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में व्यस्त रहते। इसमें ज्यादा रोक टोक वो नहीं किया करती थी। इधर किशोरावस्था ने दोनों बच्चों को अजब से ऊहा-पोह की स्थिति में डाल रखा था। शिल्पी थी कि दोस्तों से भी उन्हें मिलने नहीं देती थी। शिल्पी को मित्र आज अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर आई। खेलते खेलते पैया चलता बच्चा गिर गया। शिल्पी उठाने के लिए लपकी। मित्र ने हाथ पकड़ अपनी सहेली को वापस बिठा लिया। बच्चा लड़खड़ाहट के साथ उठा, 2 कदम चला, फिर गिर पड़ा। आ जाओ। ए वाह, पहुंच गए ना। मित्र बच्चे को गिरते उठते, उठकर चलते, फिर दौड़ने की कोशिश में गिर जाते देखती रही। अंततः बच्चा उनके पास पहुंच गया। आजकल हम बच्चों को मजबूत नहीं बनाते हैं शिल्पी जी। कोई जिम्मेदारी उठाने नहीं देते, संघर्ष करने से बचाते रहते हैं, तभी बच्चे एकदम चल नहीं पाते। छोटी तकलीफ से घबरा जाते हैं और बीच में ही आत्महत्या। शिल्पी को अचानक अपने दोनों बच्चों का चलना, बारंबार गिरना, उठना और फिर चल पड़ना
याद आ गया। धन्यवाद। ये दूसरी लघु कथा थी। तीसरी का शीर्षक है झुका सर। उन्होंने बोस्टन में रहने वाले बेटे का पुराना पत्र पढ़ने के लिए उठाया। एक समय था जब उनके बीच आए दिन पत्राचार होता था। अब वीडियो कॉल से सीधे भेंट हो जाती है। डैड प्रणाम। फिर उसने बीच में दिनचर्या की बातें की, आम बातें। भारत के बारे में सकारात्मक बातों से अक्सर हम सब बहुत गर्व से भर जाते हैं। हमारा देश कितना महान है, यह मैं यहाँ आकर जान पाया। विश्व गुरु, वाह, आपका अमित। वे पुराने पत्र को पढ़ ही रहे थे, तभी फोन में मैसेज लहराने लगा। वे पत्र को हाथ में लिए हुए ही पढ़ने लगे। आजकल लोगों को हो क्या गया है डैड? देशद्रोही बातें। यहाँ मैसेज लहराने लगा के बाद आजकल लोगों को हो क्या गया है डैड? देशद्रोही बातें, काम भी देशद्रोही, शब्दों को बस चाशनी में लपेट देश के अनीत की तैयारी में लगे रहते हैं। हम अब सर नहीं उठा पा रहे। देश रिवर्स गियर में क्यों बढ़ा जा रहा है डैड? और घबराकर उन्होंने तत्काल मैसेज पढ़ना बंद कर दिया। शीर्षक झुका सर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, अनीता रश्मि जी। प्रभाकर जी अभी सुन पाए हैं, कुछ बोल पाएंगे क्या इस लोक कथा पर? ये झुका सर लघु कथा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अच्छा, बहुत खूबसूरत लघु कथा है और बहुत सार्थक इसका संदेश है और बिल्कुल समसामयिक चीज है। ये एक सच्चे भारतीय की चिंता है इस लघु कथा में जो झलक रही है। तो अनीता रश्मि जी को बहुत बहुत बधाई। जरा ट्रैफिक के हॉर्न बहुत ज्यादा बज रहे थे, इसलिए मैं दो पहली जो है अच्छी तरह से नहीं सुन सका, लेकिन ये मैं अब घर के पास पहुंच रहा हूँ तो अच्छी तरह मैंने सुनी। ये तीसरी लघु कथा के लिए आपको बल्कि 10% एक्स्ट्रा बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज अनीता रश्मि जी की भी किस्मत बढ़िया है कि योगराज प्रभाकर जी जैसे रचनाकार हमारे मंच पर हैं और वो आपकी लोक कथाओं को सुनकर और अपनी इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त किया। हम आपको भी धन्यवाद देते हैं अच्छी रचना प्रस्तुत करने के लिए, और योगराज प्रभाकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वे अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने इस लघु कथा को सुना और अपनी सार्थक प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और उसके बाद हम अब कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हम जिस तरह से रचनाकार हमसे जुड़े हैं उन सब की एक एक लघु कथाएँ हम सुनेंगे और उस पर अध्यक्ष हमारी अनीता रश्मि जी हैं जो अपनी टिप्पणी देंगी। और बहुत ज़रूरत पड़ा तो योगराज प्रभाकर जी भी दो चार लाइन बोलने के तो स्वतंत्र हैं। तो मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज सबसे पहले जुड़ने वाले रचनाकार हैं नोएडा के बालेश्वर गुप्ता जी। बालेश्वर गुप्ता जी हालांकि उनकी रचना वो लिखने पढ़ने की सिलसिला में लघु कथा वे लिख रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। कई लघु कथाएँ उनका हमने देखा है, सुझाव भी दिया है कि वो शायद कहानी की लघु कहानी की दौर में चली जा रही है। लेकिन आज वे जो रचना पढ़ेंगे उस आधार पर उन्हें सुझाव मिलेगा और हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर अपनी टिप्पणी देंगी। तो बालेश्वर गुप्ता जी से निवेदन है कि आप अपनी एक रचना, एक लघु कथा पढ़ने का कर कीजिए। नमस्कार। मेरे लघु कथा का शीर्षक है राखी का गिफ्ट। राखी का गिफ्ट। लो भैया, मैं आ ही गई राखी बंधवाने। अरे गुड़िया तुम? हाँ हाँ आना, बांधना राखी। बोल गिफ्ट में क्या लेगी? तेरी पसंद का गिफ्ट दूंगा तुझे। सच भैया, मेरी पसंद का गिफ्ट? क्या सचमुच? क्यों नहीं, तू मांग तो सही। जो भी मांगेगी आज तुझे वही मिलेगा। राखी बांध गुड़िया ने भैया का हाथ अपने हाथ में ले माथे से लगाकर कहा, भैया आज इतना मांगती हूँ कि अगली राखी बंधवाने आप मेरे घर आई हो। भैया आपके आने से ससुराल में मेरा मान बढ़ेगा, मेरा सर गर्व से ऊंचा होगा। दोगे ना मुझे ये गिफ्ट? गुड़िया के मासूम चेहरे को देख भैया सोच रहा था उनकी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। आगे बढ़ भैया ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। गुड़िया को राखी का गिफ्ट मिल चुका था। धन्यवाद बालेश्वर गुप्ता जी। अध्यक्ष टिप्पणी देंगी हमारी अनीता रश्मि जी।
विषय तो ऐसे बहुत सामान्य है और मेरे विचार से प्रस्तुतिकरण सही है। हम लोग आम जीवन में देखते रहे हैं कि कहा जाता है कि राखी बंधवाने के लिए भाई आया करते हैं, खासकर हमारे बिहारी इलाके में, झारखंड इलाके में। और वो बेटी बहन ही गई है तो एक तरह से वो चाह रही है कि गिफ्ट रूप में भाई आए, और परंपरा भी रही है। तो वो मतलब मुझे लगता है कि और भी विषयों को छुआ जाना चाहिए। अच्छी लघु कथा है, प्रस्तुतिकरण सही है, अंत भी अच्छा है कि उसको गिफ्ट मिल चुका, लेकिन दूसरे विषय भी उठाए जाने चाहिए। जी, बालेश्वर गुप्ता जी लघु कथा लिखना आरंभ किए हैं और निश्चित तौर पर आपके ये सुझाव उनके बहुत काम आएंगे और निश्चित तौर पर आज वो लघु कथा ही लेकर आए थे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह जुड़े रहें और आगे लिखते रहें। और अब बालेश्वर गुप्ता जी, आपकी लघु कथा अच्छी है। जो उसके ऊपर विषय टिप्पणी अनीता रश्मि जी ने दे दी, उसके नीचे मेरे भी साइन समझे जाएं। मैं उनके हर एक बिंदु से सहमत हूँ। विषय कोई नया नहीं है, इसके ऊपर बहुत सी रचनाएं लिखी जा चुकी हैं। कोई बात नहीं, एक विषय पर बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने उसमें नयापन क्या लाया। हाँ, प्रस्तुत किस प्रकार आपकी है, ये चीज अभी महत्व रखता है। मैं केवल इस रचना के ऊपर एक सुझाव आपको देना चाहूंगा, जो शायद अनीता रश्मि जी की नजर से गुजरा नहीं। आपने लिखा कि वह सोचने लगा कि ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। जी, ये इसको बोलते हैं कथा में लेखकीय प्रवेश। आपको कैसे पता कि वो कोई क्या सोच रहा है? ये आपको नहीं पता, वो केवल पात्र को पता है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, आपको नहीं सोचवाना किसी से, आपको किसी को सोचने पर मजबूर नहीं करना। अगर आपने ये लिख दिया कि उसको ऐसा लगा, उसने ये सोचा, तो इसका मतलब कि वहां पे आप बोल रहे हैं। लघु कथा में या तो पात्र बोले या परिस्थितियां बोले। लघु कथा अच्छी है, लघु भी है और उसमें कथा भी है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। मैं घर आ गया हूँ, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। जी, धन्यवाद आपका। इसके बावजूद आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। आज अध्यक्ष भूमिका और योगराज प्रभाकर जी मुख्य अतिथि हमारे, उनके विचार दोनों निश्चित तौर पर लोक कथाकारों के लिए बहुत बड़ी सीख और प्रेरणा दोनों लेकर हमारे मंच पर आए हैं। अब इसके बाद हमारे मंच पर अनिल कुमार जैन जी उपस्थित होंगे। अनिल कुमार जैन जी से निवेदन है, आप अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। आदरणीय मंच को प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अपना अपना हिसाब। रचना पढ़ता हूँ। मधु और सुधा सहेलियां थी। काफी दिनों बाद मंदिर में मिली तो सुधा ने पूछा, मधु गांव कब जाएगी? गांव नहीं जाऊंगी, मधु थोड़ा निराशा से बोली। तो सुधा ने कहा, क्या हुआ, बताना क्या बात है? मधु बोली, मुझे तो पता है, तुझे तो पता है, मेरे बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं। पोता स्कूल चला जाता है, मैं घर पर काम करती रहती हूँ। कल सुबह बहू अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, दीपा सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। माँ जी के आने पर साफ सफाई करने वाली, खाना बनाने वाली नौकरियानियों की सबकी छुट्टी कर दी। बहू की बात सुन मैं सोच में पड़ गई। मन किया कि गांव वापस चली जाऊं। सोचते सोचते मेरा सिर दर्द हो गया। बहू ऑफिस से आई तो मुझे वही लेटा हुआ देखा। शाम का खाना बेटे के आने से पहले बहू ने ही बना लिया। खाना खाते समय बेटे ने कहा, माँ आज क्या बात है, सब्जी में वो स्वाद नहीं है जो तुम हर रोज। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही बहू ने बता दिया कि सब्जी उसने बनाई है। बेटे ने मेरी सब्जी और बहू की बनाई सब्जी में अंतर कर लिया तो मैं अभिभूत हो गई। बहू ने भले ही अपने स्वार्थ से मुझे बुलाया था, पर मैं भी तो मां हूं ना। मधु के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव झलकने लगे। धन्यवाद अनिल कुमार जैन जी। और आपकी लोक कथा पर अब अध्यक्ष महोदय। सकारात्मक ग्रंथ है और कहिए कि तकलीफ में भी सकारात्मकता ढूंढना ये माओं का गुण है।
और इसको प्रस्तुत किया गया है। और आज का ये बहुत बड़ा सत्य, त्रासद सत्य है कि हम अपने नींव के पत्थरों को ही ठोकर मार रहे हैं, जिसके बिना हमारा जीवन बन ही नहीं सकता था। तो यहाँ उसी को प्रस्तुत किया गया है कि माँ यहाँ रह तो रही है, लेकिन बेटा का एक पक्ष है कि बेटा उसको उतना मतलब ये दृष्टि से नहीं देखता, बहू चालाकी कर रही है, जो बहुत आम है। ये सच है, यथार्थवादी लघु कथा। और इसका अंत सकारात्मक कि बेटा ने माँ का पक्ष लिया, जिसके लिए वो आज तरसती है, तो ऐसे में वो संतुष्ट हो जाते हैं। माँओं का गुण अच्छी लघु कथा। लेकिन मैं धन्यवाद। फिर कहूंगी कि विषय पूरा नए विषय लीजिए, इसलिए कि आप लोग तो खैर शुरुआत कर चुकी हैं, अभी कुछ दिनों से सुना है अनिल जी के बारे में, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बिखरे हुए बहुत विषय है, विदेश में पर्यावरण है और भी है, बचाने की आवश्यकता जिन जिन चीजों की है। जल में, जल पर पढ़ने वाली थी, फिर उसे छोड़ के दूसरा चुना था। तो जल संरक्षण की आवश्यकता है, या जितनी चीजें आज मिलकर नष्ट हो रही है उन सबको करने की। ये विषय बहुत पुराना लगभग वो तो अगर ये 10 लोग कथाएं तो 8 उत्तर होती है वृद्धजनों धन्यवाद। पर। धन्यवाद अनीता जी। लेकिन वो सच यह भी है कि लघु कथा के जिस विषय से मानसिकता लेखक गुजर रहा होता है, वो लगभग उसी में लिखता है। जब आप जबरन यदि वो किसी विषय पर लिखेगा तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लिख सकता है। तो विषय चाहे जो भी हो, कि खुद ही हाँ अनुभूत हो। हाँ, क्योंकि देखता भी है, उससे भी आजकल तो लिखता बहुत है। सारे चित्र देकर कि चित्र लेखन लघु कथा और पूर्ण लघु कथा ये सभी प्रयास चले, लेकिन उसमें वो बात नहीं आ पाती है जिसमें लेखक स्वयं जिस विषय से प्रभावित होकर लिखता है, मुझे लगता है। तो और हाँ, ये है कि उसको जैसा योगराज प्रभाकर जी ने अभी कहा था कि विषय तो लगभग बहुत सारी एक ही चीज़ होती है, उसको हम प्रस्तुत किस ढंग से करते हैं। प्रस्तुति जो ज़्यादा बेहतर हो, सशक्त हो, तो वह कभी कभी वह बहुत प्रभावकारी हो जाती है। तो चलिए हम इस मैं विषय इस लघु कथा के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा जी और एक बड़ी मजेदार आपको बात बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले हम लोग इकट्ठे जब बैठते थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें मैंने अनीता जी एक टर्म निकाली थी जो मेरे सर्कल में बहुत मशहूर है। उसको बोलते थे कथानक की पूंछ मरोड़ना। कथानक की पूंछ मरोड़ना। जब अनिल जी ने लघु कथा पढ़नी शुरू की ना, तो सच्ची मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा यार क्या ये फिर वही पुराने विषयों में घुस गया। इसमें सैकड़ों लघु कथाएं लिखी जा चुकी, लेकिन जैसे इन्होंने बाद में पूंछ मरोड़ी ना, उसकी मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मैं वही कह रहा था जी। मैं केवल ना रचना में कीड़े नहीं निकाला करता हूँ। हाँ, मैं केवल कीड़े निकालना ही मेरी आदत नहीं है। मैं निकालता हूँ कीड़े, ये मेरी आदत है, लेकिन केवल कीड़े निकालना ही मेरी आदत नहीं है। क्या बात है। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो मैं उसका भी जिक्र बड़े खुल के करता हूँ। मैंने यही कहा कि विषय चाहे जो भी हो, इसकी पूंछ मरोड़ी है ना बाद में आके जी, तो वो भाई साहब आनंद आ गया। क्या बात है। मैं वही कह रहा था, विषय जो भी हो, लेकिन उसको आप अंत कैसे, उसको किस ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। इन्होंने कथानक की पूंछ बहुत अच्छी तरह से मरोड़ी है, इसलिए एक साधारण लघु कथा भी जो है ना वो असाधारण हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जैन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपको प्रभाकर जी ने अंततः उस लघु कथा को आपको अच्छी प्रस्तुति और आपने अंत जो किया है वो ज़्यादा प्रभावकारी रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक रचनाकार और प्रत्येक के विद्वानों का अपना अलग अलग मत होता है, अपना अपना विचार होता है, और कोई जोड़ी नहीं कि वह मत और विचार एक दूसरे से मेल खाता हो, लेकिन दोनों के अपने अपने गुण होते हैं, अपना अपना महत्व होता है। हमें दोनों के महत्व को लेकर चलना चाहिए। यह हम लोग का खुशनसीबी है कि हम सिर्फ अध्यक्ष का ही विचार और मत को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि योगराज प्रभाकर जैसे विद्वान व्यक्ति का, अच्छे रचनाकार का, अच्छे संपादक का भी विचार से हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। यह हम लोग को सौभाग्य है
कि आज हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए, हम जानते हैं कि योगराज प्रभाकर जी जब लोगों को भनक लग जाती है, योगराज प्रभाकर जी मंच पर हैं तो आधे रचनाकार भाग जाते हैं। अब पता नहीं किस डर से भाग जाते हैं, तो भाई आप भाग जाइए, हम तो योगराज प्रभाकर जी को तो नहीं भगाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भाग जाएंगे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे रचनाकार आ जाएंगे, लेकिन योगराज प्रभाकर जी जैसे रचनाकार चले जाएंगे तो हम लोग सीखने और सिखलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं जो इतनी बढ़िया ढंग से बतला सके। उस काम से हम उस लाभ से हम अछूते रह जाएंगे। तो हमें दोनों तरह के लोग चाहिए। हम इसीलिए अध्यक्ष भी रखते हैं ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया हमारे सामने आ सके, और योगराज प्रभाकर जैसे विद्वान लोग को भी रखते हैं जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जो चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उनका भी लाभ हम प्राप्त कर सकें। विचार को मानना ना मानना लेखक पर अपने आप पर निर्भर करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी। यदि आपको लगता है कि वहाँ पर हम यह सुधार करके अपनी रचना को और बेहतर बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। यदि आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप पर कोई डंडा नहीं चला रहा है, ना कोई बंदिश है। इसलिए भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपकी रचना आम पाठकों की भी जाती किताब में छप कर, तब आप कहाँ जाएंगे? वहाँ पर तो प्रतिक्रियाएँ आएगी पाठकों की। तो बेहतर है कि हम क्यों ना, ये तो सोशल मीडिया बहुत बढ़िया माध्यम बन गया है कि हम लोग आमने सामने ही फरिया लेते हैं और समझ और सीख लेते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप हमारे विचार से भी आज की लोक कथा में, चूँकि आज लोग बहुत भीड़ नहीं है, इसलिए हम लोग हर तरह की बात भी करते जा रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर हम लोग को लाभ मिलेगा। अभी इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए निर्मल कुमार डे जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। तो निर्मल कुमार डे जी से निवेदन करें कि आप एक लोक कथा पढ़ें। निर्मल कुमार डे जी हैं क्या मंच पर? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ें। चलिए, जब आएंगे तो पढ़ेंगे। सुनील सिन्हा जी मंच पर आए थे। आप यदि लोक कथा पढ़ें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। सुनील सिन्हा जी, सुनील सिन्हा जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आई? हाँ, अब आई, बोलिए। अध्यक्ष जी प्रणाम सब लोग को। चेहरा और सामने लाइए ना मोबाइल को। तो हाँ, बस ठीक है, बढ़िया। आप आज पहली बार आए हैं, देखते कि आप किस तरह की रचना लेकर आए हैं हमारे अध्यक्ष के मंच पर। सुनील जी, आज जो है सिद्धेश्वर जी हमसे लघु कथा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और मैं जब भी लिखता हूँ तो सिद्धेश्वर जी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि लघु कथा नहीं है। चलिए, आज हम नहीं बोलेंगे, आज अध्यक्ष जी बोलेंगे। आप पढ़िए। तो सिर्फ व्यथा ही बहुत कहूँगा कि मैं लघु कथा लिखने का बहुत प्रयास करता हूँ, लिखता भी हूँ, लिखकर समीक्षा को भेजता हूँ तो प्रतिक्रिया आती है कि लघु कथा नहीं है। सिद्धेश्वर जी भी मेरी रचना को लघु कथा नहीं मानते हैं। मैं पत्रकारिता जगत से आता हूँ, इसलिए साहित्यिक भाव मेरी रचनाओं में अभाव रहता होगा। आप सबसे वादा है कि जब मैं कभी लघु कथा लिखूंगा आप लोग को जरूर सुनाऊंगा। मेरी कथा व्यथा सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, कथा व्यथा से आप रचना सुनाते ना, और लोग तो राय देते हैं, हमारी बात से क्या होती है? मैंने तो कहा कि सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं। यदि आपके पास रचना हो तो आप सुना सकते हैं। अब आप लघु कथा मानते नहीं, उसको कैसे सुनाते? इसीलिए हम चलिए आप मंच, इसीलिए थे। चलिए आप मंच, चलिए आप, अच्छा लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है इस बात को कि हम साहित्यिक भाव देने में मेरे पास कुछ। चलिए आपको अगली बार आपको जरूर सुनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर आप सुनिए। हमारे आप एक अच्छे पाठक हैं और निश्चित तौर पर सुनते सुनते जो सुझाव दिए जा रहे हैं उसको देखते देखते आप निश्चित तौर पर आप बढ़िया लोक कथा लिखेंगे और अगली बार रखिएगा। धन्यवाद। जिसको आप रिजेक्ट किए हैं उसी को ठीक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सुनील सिन्हा जी। अब नलिनी श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि आप अपनी एक लोक कथा पाठ करें। नलिनी श्रीवास्तव जी, सादर धन्यवाद सिद्धेश्वर सर। समृद्ध मंच का मैं नमन वंदन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है भेद अभेद। भेद अभेद। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड और तेज बारिश में श्रुति ने घर के बाहर कुछ आवाजें सुन बालकनी से नीचे झांका। सजी धजी 5-6 स्त्रियां नीचे खड़ी दिखाई दी। वह शायद सामने के घर में आई थी
जहां कुछ दिन पहले बेटे का ब्याह हुआ था। श्रुति भागकर नीचे आई और गेट खोल उन्हें अंदर बुलाया। अरे, इतनी बारिश में आप लोग भीग जाएंगी, अंदर आ जाइए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे विचार कर रही हो कि अंदर जाएं कि नहीं। सामने वालों ने तो गेट तक नहीं खोला था। उनमें से एक ने कहा, हम यही ठीक हैं, आप चिंता न करें। श्रुति ने पुनः आग्रह किया तो वे सभी अंदर आ गए। श्रुति ने उन्हें पोर्च में बिठाकर ऊपर आई और पति को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, इस ठंड में उन्हें बुलाकर अच्छा किया। कुछ चाय वाय? हाँ, बनाती हूँ, मुस्कुराती हुई श्रुति बोली। श्रुति चाय पानी और कुछ नाश्ता लेकर नीचे आई। इतनी ठंड में गरम गरम चाय पाकर सभी प्रसन्न हो गई। उनमें से सबसे उम्र दराज स्त्री ने कहा, बेटी, बाहर नेम प्लेट देखा, आपकी ही बिरादरी की मैं भी हूँ, पर माँ बाप ने मेरे जन्म लेते ही मुझसे जान छुड़ा ली, वरना। उसकी आंखें नम हो गई थी। ओह, श्रुति का मन भी भीग गया। फिर कुछ सोचकर बोली, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। श्रुति ने कहा, अगर आप लोग चाहें तो आपकी आने वाली पीढ़ी एक रास्ते न भोगे। वो कैसे? श्रुति ने कहा, अब तो आप सबके लिए बहुत सारी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई हैं। हाँ, तो ठुड्डी पर हाथ रखते हुए एक ने उत्सुकता से पूछा। श्रुति ने हिम्मत करके अपनी बात पूरी की। तो क्यों ना ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों को आजादी से उनके माँ बाप के पास ही रहने दिया जाए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी जी। और आपकी रचना पर हमारे अध्यक्ष महोदय अनीता रश्मि जी। कहानी के अंत में पता चलता है कि ट्रांसजेंडर है और उसका त्याग किया गया था ये पहले। तो मुझे लगता है कि इसमें दो बातें बहुआयामी है ये, कि एक तो ऐसे समय में जब आशंकित रहते हैं लोग और किसी को अचानक घर के अंदर बुलाने में बहुत सोचते हैं, एक ऐसा परिवार मिला उन्हें जो अंदर बुलाता ही नहीं है, चाय पानी भी पिलाता है और साथ में अच्छे सुझाव भी देते हैं। तो आपकी लघु कथा में बहुआयाम है, जरूरी नहीं कि कहना ही लिखा जाए। अब परिवर्तन का जब समय आया है तो बस एक कहा जाता है कि क्षणांश की लघु कथाएं होती है, क्षण भर में, और एक ही विषय लेकर लिखी जाए, लेकिन मतलब एक ही तरह से उसके प्रस्तुतिकरण हो। लेकिन मुझे लगता है कि समय के अनुसार कुछ जो बदलाव आ रहे हैं, तो कुछ सी लघु कथाओं में 2-3 आयाम भी दिख जाए और फिर पक्ष दिख जाए तो अच्छा है। तो ये इसमें मुझे नजर आया लघु कथा। एक जगह है सोचने की बात, शायद आपने कही, शायद एक जगह है, तो फिर मुझे लग रहा है इसमें योगराज जी जरूर बोलेंगे कि या फिर लेखिए प्रवेश हो गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और मैं इस बिंदु पे बोलूंगा कि सामने वालों ने तो गेट भी नहीं खोला था। तो वो लेखिका को कैसे पता चला? हाँ, अच्छा, भेद अभेद, मुझे लग रहा है कि शीर्षक भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ बदला जा सकता है। इन्होंने लिखा कि सामने वालों ने तो गेट भी नहीं खोला था। ये जो है इसको संवाद कोई बोल दे उसमें कि आपने तो हमें अंदर आने दिया, सामने वालों ने तो गेट भी नहीं खोला था। ये आपको नहीं लिखना है, ये संवाद में आना चाहिए। जी। जब अंदर आती है तो बता सकती है कि देख, आप तो हमें बुलाए। हाँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। और इसमें सुनिए, लघु कथा को नारा नहीं बनाना है कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, हम लोग या आप लोग सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। सरकार का या योजनाओं का हमें जिक्र नहीं करना है। हमें बात जो कहनी है इनडायरेक्ट तरीके से कहनी है, ठीक है ना? धन्यवाद। तो अदरवाइज ये जो सरकारी लघु कथा बन के रह जाती है जी, तो ये इसकी साहित्यिक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसको सरकारी पत्रिकाएं एकदम से छापेंगी, आप किसी सरकारी पत्रिका में भेजेंगे ना, इसको फटाफट छापेगी और आपको उसका मानदेय भी मिलेगा, लेकिन इसकी साहित्यिक जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है जब आप ऐसी बातें करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा इशारा आप समझ गए हो। जी सर। जी।
धन्यवाद। क्योंकि आप मुझे जानती हैं, इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। जी जी यहाँ पर मौजूद कोई ऐसा नहीं जो मुझे ना जानता हो, पर्सनली ना जानता हो या मेरे स्वभाव से वाकिफ ना हो। धन्यवाद। जी जी, सादर धन्यवाद धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी के आप लिए सभी और को। सुझाव के लिए। आज की गोष्ठी सिर्फ गोष्ठी नहीं, एक पाठशाला का रूप ले लिया है और इसमें बहुत कुछ लोगों को, हम सबको सीखने का मौका भी मिल रहा है और सुधार करने की गुंजाइश भी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे मंच पर शरद नारायण खड़े जी उपस्थित थे, पता नहीं अभी हैं कि नहीं। यदि शरद नारायण खड़े जी मंच पर हों, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, तो कृपया मंच पर आएँ। शरद नारायण खड़े जी मंच पर हैं क्या? नज़र नहीं आ रहे हैं। योगराज प्रभाकर जी का नाम सुन के दो लोग इधर उधर हो गए लगते, कोई बात नहीं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि सर नारायण खड़े जी तो जरूर पढ़ते हैं और अच्छे भाई साहब, मेरा नाम सुन के तो लोग आते हैं, जो आते नहीं हैं। अरे जो आते हो तो वो तो आएंगे भी और रहेंगे भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो भाग जाते हैं। मेरा आपको नहीं ना? अरे योगराज प्रभाकर जी, मैं जानता हूँ। सुनिए, मेरी कंपनी में ये मशहूर था कि कोई बोलता था ना, मुझे टेंशन है, घर में प्रॉब्लम है, या मुझे किसी बॉस ने डांट दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उनको ये कहा जाता था कि प्रभाकर जी के पास 10 मिनट जाके बैठ जाओ। तो मैं तो टेंशन दूर करने वाला आदमी हूँ। अब देखिए, आप बोल रहे हैं, आप टिप्पणी दे रहे हैं और निर्मला कंज जी का चेहरा देखिए कितना भयभीत है। अरे भयभीत क्यों होते हैं भाई? कुछ सीखने के मौका मिलेगा। अरे निर्मला जी मेरे से बहुत सालों से मेरे से परिचित है। निर्मला जी और मेरा परिचय बहुत देर से है। चलिए, निर्मला कंज जी आलोचना भी बहुत की है, जहाँ जरूरत हुई मैंने इनकी तारीफ भी की है। ये आपके सामने बैठी हुई है, पूछ लीजिए। चलिए, बारी अब इन्हीं की है। मैं निर्मला कंज जी से निवेदन करता हूँ, आप एक रचना आज पढ़िए। वो अभी तुरंत पुष्पा पांडे जी भी जुड़ी हैं, उसके बाद वो पढ़ेंगी। अब 2-3 ही रचनाकार हैं और कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं निवेदन करता हूँ निर्मला कंज जी से कि अपनी एक लोक कथा पढ़ने कर दीजिए। हाँ हाँ, जी जी। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, निर्मला कंज जी लोक कथा पढ़ेंगी और प्रभाकर जी से निवेदन करूंगे इस बीच यदि वो अपनी एक लोक कथा निकाल सके तो रखेंगे। निर्मला कंज जी जी। नहीं, अच्छा मेरा नहीं हो सकता, तू उल्टा है, कलंकिनी है, निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत कही, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तू तेरा अपना बच्चा नहीं हो, तू मेरे बच्चों के लिए कभी पतेली माँ बने, इसलिए मैंने अपना नसबंदी तुझसे विवाह के पूर्व ही करवा लिया था। फिर तू माँ कैसे बनने वाली है? आप एक बार अपने हो सकता है बच्चों में कुछ गलती हो, सब कुछ गलत हो सकता है, सिर्फ तू ही सही है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गिड़गिड़ाती हुई समिता पति के पास निपट गई, पति के गुस्से में उसे ठोकर मार दी। निकल जा। पति का लड़का कभी दो से कमजोर हाथ से मजबूती के साथ माँ बेटा गांधी है, अपने खानदान पर दांत ला रही है। तुझे नहीं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। और 2 घंटे के सफर में कई बार लगा कि वो मेरे ऊपर गिर ही जाएगी। खैर, जैसे तैसे रास्ता कटा और मेरा वाला स्टेशन आ गया। अपनी सीट से सामान के साथ गेट तक पहुंचने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। लो, महारानी यहाँ भी खड़ी है। खोमचे वाली मुझसे पहले गेट तक पहुंच गई थी, मेरी झुंझलाहट को दुगना करने के लिए शायद। लेकिन मेरे गेट तक पहुंचते पहुंचते वह प्लेटफॉर्म पर उतर चुकी थी। लाइए दीदी, अपना सामान पकड़ाइए। सामान को लिए उतरने में होने वाली मेरी कठिनाई को उसने भांप लिया था। प्लेटफॉर्म पर उतरते उतरते मेरे अंदर की सारी झुंझलाहट तिरोहित हो चुकी थी और हम दोनों एक साथ मुस्कुरा पड़े। ले लो भाई, चेन्नई के समोसे ले लो। एक समोसे वाला आवाज लगाते हुए हमारे पास से गुजरा। चेन्नई नहीं, भारत के समोसे। खोमचे वाली ने आप तो जोड़ दिए हैं। आप पढ़िएगा भी,
अभी आइए मंच पर। मेरी नजर हाँ आइए आइए, ऋचा वर्मा के साथ पढ़िए। मेरी नजर उसके ऋचा चेहरे वर्मा पर के साथ गई। को बुलाएंगे। अचानक मुझे उसकी हंसी में माधुर्य, उसके चेहरे पर लावण्य और आंखों में अखंड भारत की तस्वीर, यह सब एक साथ नजर आने लगी। जी में आया उसे गले लगा लूं, और अगले ही क्षण हम दोनों गले मिल रहे थे। धन्यवाद। हाँ अध्यक्ष महोदय, आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? ऋचा वर्मा की लोक कथा पर प्रभाकर जी तो बोले नहीं। होती है सद्भावना पे खत्म होती है। प्रायः हम जो कामगार लोग हैं, जो हमारे एक तरह सेवक लोग हैं, उनके प्रति दुर्भावना की भावना ही रखते रहे। आजकल हालांकि आधुनिक युग में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों की मानसिकता वही होती है। लेकिन अंत आते आते जब वो अचानक से फिर राष्ट्रीयता की ओर मुड़ती है, तो दोनों के बीच तारतम्य में जुड़ता हुआ नहीं लगता है। बहुआयामी है कि दो अर्थ में जा रहा है। एक में कि आप कि उस सबके मेहनत कश लोगों के प्रति क्या भावना रख रहे हैं, और दूसरा है कि आप राष्ट्रीयता। लेकिन दोनों के बीच तारतम्यता होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा नहीं है। कहने वाला पोर्शन एकदम अलग से जुड़ रहा है कि भारतीय कहो, और उसके बाद का जो वर्णन है, और वो शुरुआत वाला एकदम अलग विषय लेके चल रहा है। दोनों विषय हल्का मैच करता हुआ रहता, और तब बहुआयामी रहता, तो बात तो ज्यादा ये मतलब है कि अनुभव, सच्चा अनुभव बना दिया। दो लघु कथाएं बना दीजिए। हाँ प्रभाकर जी क्या राय देना चाहेंगे? योगराज प्रभाकर जी आज मंच पर है। मैंने अनीता जी जैसे पहले कहा था ना जी सर, कि प्रतिक्रिया से पहले जो क्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए जो प्रतिक्रिया से कॉरेस्पॉन्ड करती है। जी। तो इस लघु कथा में वही कमी है जिसके विषय में आपने इशारा किया है। जी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्रिया होती है। वो जो क्रिया है उस प्रतिक्रिया के आने का कारण बनना चाहिए बहुत स्ट्रांगली, तो जो बन नहीं पाई। इसमें दो अलग अलग जो कहानियां चल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ऋचा जी बहुत टैलेंटेड हैं, तो ये आपका भी इशारा समझ गई होंगी और मेरा इशारा भी समझ गई होंगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का खेल है और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है लघु कथा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग समापन की ओर है। दो एक रचनाकार तुरंत जुड़े हैं, यदि अध्यक्ष महोदय का निवेदन आग्रह हो तो हम उनके सुन ले। अभी फोन सुन लीजिए, अभी तो समय होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, सुन लीजिए। चलिए आपका आदेश है तो सुन लेते हैं, पर हालांकि हम चाहते थे कि योगराज प्रभाकर जी भी एक लोक कथा पढ़े इसके बाद। मैं लघु कथा पढ़ूंगा, लेकिन आपके बाद पहले आप पढ़ेंगे। चले आज आपका आग्रह तो मैं पढ़ूंगा, वही पढ़ूंगा जो आपके पास संशोधन के लिए भेजा था, आज ही लिखा हूँ। लेकिन जो आपने मुझे दो लघु कथाएं भेजी थी, उसमें से एक पढ़ेंगे। उसमें से जो दूसरी लघु कथा है वो पढ़ेंगे आप, विनाश के पहले। हाँ वही। ठीक है। चलिए अब सबसे उसके पहले हमारे पास वर्षा अग्रवाल जी हैं। वर्षा अग्रवाल जी से निवेदन है कि आप अपनी एक लोक कथा का पाठ करें, और उसके बाद हम समापन की ओर ले जाएंगे। बाकी लोग से क्षमा इसलिए चाहेंगे कि वो लोग बहुत बाद में जुड़े हैं, जुड़ने की कोशिश करें पहले, ताकि हम समय पर गोष्ठी भी समापन कर सकें और आप भी दूसरों को सुन सकें। इसलिए जो बहुत बाद में जुड़े हैं उनसे क्षमा याचना के साथ हम सिर्फ वर्षा अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। उसके बाद मेरी लोक कथा, और उसके बाद अंत में योगराज प्रभाकर जी की लोक कथा होगी। वर्षा अग्रवाल जी। आदरणीय योगराज सर को प्रणाम करती हूँ और मंच पर सभी को नमन करती हूँ। वर्षा जी एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। वर्षा जी ध्यान से सुनिए। जी। हमारे पंजाबियों में बेटियां जो है वो प्रणाम नहीं किया करती है, ध्यान रखिएगा आगे से। जी 100 घड़े पानी पड़ जाता है, और हम ये बोलते हैं कि ये पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे। बेटियां प्रणाम नहीं बोलती। वापस लेती हूँ सर। नमस्कार तक ठीक है। नमस्कार सर, नमस्कार स्वीकारिए। चलिए स्वीकार हो गई, पढ़िए लोक कथा। चलिए।
देखे कितना कुछ सीखने को मिलता है योगराज प्रभाकर जी से। योगराज प्रभाकर जी मंच पर आ गए तो समझिए कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखिएगा। भाई साहब, ये वर्षा भी मुझे बरसों से जानती है। वर्षा से भी मेरा परिचय बहुत पुराना है, आज से नहीं है, 7-8 साल पुराना अरे है। तू देख ली कि आप मंच पर है तो परेशान हमको कर रही है फोन कर करके कि हमको हम भी आए हैं, आप हमको पढ़वा नहीं रहे हैं। हम क्या आप तो बहुत बाद में आई है, चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम पढ़वा लेते हैं। तो वर्षा अग्रवाल जी आमंत्रित है, आप एक लोग कथा पढ़िए। जी सर, आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, तो फोन तो अभी बंद रहेगा ही, वो तो गनीमत है कि सुन लिए। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, पढ़िए पढ़िए। चलिए सीधे सीधे आती हूँ कथा पर। मेरी लघु कथा का शीर्षक है उपवास। माँ, दवा ले लेना, मुझे देर हो रही है कॉलेज को। अरे आज एकादशी है बेटा, सो मेरा उपवास है, दवा नहीं खा सकती आज मैं। कैसी बातें करती हो माँ, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ हॉस्पिटल से आए आपको, और ये सब अभी रहने दो, जब स्वस्थ हो जाओ तब कर लेना ये व्रत उपवास। नहीं बेटा, एकादशी व्रत से मुक्ति मिलती है, और दवा न लेने की जिद पर अड़ी माँ को 1 घंटे बाद ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। किस ऐसा माँ ने अनु का हाथ पकड़कर टूटे शब्दों में कहा, देख, मुझे श्रीहरि मुक्ति दे रहे हैं, भाग्यशाली हूँ मैं। आज से तू ही अपने भाई बहनों की माँ है, ध्यान रखना बेटा इनका। कहते हुए माँ ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। पता नहीं माँ को मुक्ति मिली या नहीं, किंतु अपनी जिद के कारण माँ 17 वर्ष की कच्ची उम्र में अपनी कच्ची गृहस्थी मुझे सौंप बिन ब्याही 3 बच्चों की माँ बनाकर मेरे अरमानों को जीवन भर का उपवास जरूर रखवा गई। ये थी मेरी लघु कथा छोटी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी टिप्पणी दीजिए। उपवास स्त्रियों का मतलब कहीं एक तरह से बहुत जाना पहचाना दिनचर्या है, उस पे कहानी गढ़ी गई है। लेकिन बाद की कहानी जो है उससे अगर वो दूसरे से भी बीमार होके गुजर जाती तो फर्क क्या पड़ता है। और उपवास करने से कोई गुजर ही जाता ये भी सच्चाई नहीं, बल्कि और स्वस्थ हो जाता है ना। फिर भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की उनकी ऐसी स्थिति थी कि अगर वो उपवास करती भी है तो शायद उनको उसी के कारण वो बीमार पड़ी। तो कथानक पे कार्य करने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है, अब इस पे कार्य करें जी। और अंत में आपने जो पंचलाइन दिया है कि 3 बच्चों का आजीवन में मेहमानों का उपवास करने के लिए, वैसी बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग 4-5-6 भाई बहनों को पालते हुए अपने अरमान भी पूरे करते हैं, उनके अरमान खत्म नहीं हो जाते। बहुत सारा ऐसा जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, उन्होंने किया है ये, तो उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है थोड़ा। इस पर योगराज प्रभाकर जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैंने ये कहने की कोशिश की है कि जी, मैंने यहाँ ये कहने की कोशिश की है कि एक हमारे यहाँ मिथ है कि हम अगर बीमार हैं तो हम उपवास में, मतलब अगर हमारा उपवास है सॉरी, तो दवा नहीं खाएंगे हम। तो वहाँ पे वो स्थिति लाने की कोशिश की गई है कि वो बच्ची समझा रही है कि आप बीमार हो, उपवास मत करो, आप दवा खा लो अगर आप उपवास नहीं करते। सही बात है। ये होने में मुझे एक मैं ये नहीं सुन पाई थी, थोड़ा बाधित हो रहा था, आवाज उधर से आ गई थी। तो ये सही है कि ऐसी स्थिति में आप अगर जिद करते हो और जिद करके आप बीमार पड़ते हो तो उपवास क्या है कि बच्चों के लिए भी करता है लोग, खुद के लिए तो नहीं ही करता है, और फिर बच्चे को ही कष्ट दे दी, ये भावना उभर रही है इसमें। तो अच्छी लोग करता है। धन्यवाद। योगराज प्रभाकर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग करते हैं भाई बहनों के। योगराज प्रभाकर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सिद्धेश्वर भाई जी देखिए, एक बात मैं अपने साथियों के लिए कहूंगा, दूसरी बात मैं वर्षा के लिए कहूंगा जी। एक जापानी फिल्म थी, उसका नाम था बैलेड ऑफ नारियामा। मैंने वो कम से कम 70 बार देखी होगी।
कम से कम 70-75 बार। मैंने मेरे पास जब उसकी VHS थी, मैंने तब भी देखी, मैंने उसको CD पर भी देखा, मैंने उसको अपने जो बाद में क्या आया था उसके ऊपर भी देखा, और सिनेमा में भी 8-10 देखी। हमारे पटियाला में वो 3 हफ्ते लगी रही, तो मैंने वहां उस वक्त भी मेरे ख्याल में 9-10 बार उसको देखा। उसमें एक माँ होती है जो अपने बेटे के ऊपर जिम्मेवारी डालना चाहती है। उस क्षेत्र में ये रिवाज होता है कि जो औरत बूढ़ी हो जाती है वो संन्यास लेके एक ऐसी पहाड़ी पे चली जाती है जहाँ बर्फ पड़ती है और उसको चील कौवे खा जाते हैं। वो अपने जानबूझ के दांत तोड़ लेती है, ये दिखाने